कोई सवाल पूछना है? कोई सवाल नहीं पूछना? पूछ लें, अगर पिछले लेक्चर से तो पूछ लें। अच्छा ठीक ठीक, चलो कोई नहीं। अच्छा वो हमारे जो कुछ ऑनलाइन ऑडियंस है ना, आप उनसे भी कह दें कि अगर वो उनका भी कोई सवाल हो तो वो लेक्चर के नीचे लिख दिया करें, तो फिर वो अगले लेक्चर में उसका जवाब दे देंगे। क्योंकि वो फिर सम टाइम ये होता है कि हम थोड़े से डिले से लेक्चर अपलोड होता है, यानी आप डिले से इन दैट सेंस कि हम ये चाहते हैं कि पिछला लेक्चर लोग कर लें तो फिर आगे चलें ना। तो अब अगर ऑडियंस देखती है और उनका कोई सवाल है तो पूछ लिया करें, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं अगली वीडियो में उसका जवाब दे दूं। और अगर किसी सवाल का जवाब नहीं पता होगा तो फिर मैं दोबारा से पढ़ के जवाब दे दूंगा उसका। तो अगर आपको याद हो तो हम गामा मैट्रिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी कि वो ट्रेसलेस मैट्रिसेस हैं। अगर डिफरेंट गामाज हों स्पेस और टाइम के, तो वो यानी स्पेस इंडेक्स से मेरी मुराद है 1 2 3 वाला, और टाइम इंडेक्स से मेरी मुराद है 0 वाला, तो आपस में एंटी कम्यूट करते हैं। फिर हमने कहा था कि एक ऐसा गामा भी है जो सारे गामास का स्पेस और टाइम वाले गामास का स्पेस टाइम इंडेक्स वाले गामा 0 1 2 3 4 का 0 1 2 3 का कॉम्बिनेशन है, दैट इज नोन एज गामा 5। तो हमने कहा था कि आयोटा गामा 0 गामा 1 गामा 2 गामा 3 इज इक्वल टू गामा 5। और गामा 1 का अगर इंडेक्स ऊपर होता था तो अल्फा 1 का नीचे होता था, और अगर गामा 1 का नीचे इंडेक्स होता तो अल्फा 1 का ऊपर होता था, और ऊपर वाला अल्फा 1 का इंडेक्स नीचे वाले अल्फा 1 से एक माइनस के साथ था। क्यों? जब भी वो आई जे इंडिसेस होते थे तो ऊपर नीचे करने से माइनस साइन आता था, जबकि जब दूसरे इंडिसेस होते थे जो कि आई जे के अलावा जीरो आई वगैरह होते थे, तो उसमें इंडेक्स को नीचे ऊपर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जो ज़ीरो वाला इंडेक्स था वो इवन इन स्पेशल रिलेटिविटी x0 और x0 कंट्रा और को बराबर थे, लेकिन xi कंट्रा और को में डिफरेंट होता था विद द नेगेटिव साइन। सेम हैपन्स विद द गामा हमारी नोटेशन के अंदर। तो मैं सिर्फ एक प्रॉपर्टी प्रूफ करूंगा, और उसके बाद मैंने कहा था कि हम आपको याद, हमने 16 कंपोनेंट्स बनाए थे गामास के। हमने कहा था एक स्केलर कंपोनेंट है, 4 वेक्टर कंपोनेंट हैं, एक सूडो स्केलर कंपोनेंट है, 6 जो थे वो टेंसर कंपोनेंट थे, और 4 जो थे वो एक्सियल वेक्टर थे। तो 2 4 4 के कॉम्बिनेशन, एक 6 का है 14 हो गया, और 2 स्केलर सूडो स्केलर 16 कंपोनेंट थे। अब इन 16 कंपोनेंट्स को अगर हम स्पिनर्स के दरमियान में रखेंगे तो इनको हम कहेंगे कि ये बाइलीनियर्स हैं। तो हम डिफरेंट बाइलीनियर्स की देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, वो किस तरह बिहेव करते हैं। चाहे वो, क्योंकि आपको पता है प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ आती है वो आती है सिग्मा म्यू न्यू। याद है ना आपको, हमने उसको लिखा था कि -i/2 सिग्मा म्यू न्यू डेल्टा ओमेगा म्यू न्यू। तो क्यों ना हम एक प्रॉपर्टी पहले प्रूफ कर लें जो शायद मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं की, वो ये है कि ये चीज़ क्या है, क्योंकि ये बार बार हमारे इस कोर्स में करनी पड़ेगी। गामा 5 और सिग्मा म्यू न्यू का कम्यूटेशन ये किसके बराबर है? आपको पता है ना कि सिग्मा म्यू न्यू क्या था? गामा 5 i/2 गामा म्यू गामा न्यू माइनस गामा न्यू गामा म्यू, यही था ना। या आप इसको चेंज भी कर सकते थे। चेंज इस तरह कर सकते थे कि आप इसकी जगह लिख सकते थे दिस इज इक्वल टू माइनस गामा म्यू गामा न्यू प्लस 2g म्यू न्यू लिख सकते थे ना इसको। क्यों? क्योंकि गामा म्यू और गामा न्यू का एंटी कम्यूटेशन जो था वो 2g म्यू न्यू के बराबर था। इसका मतलब है ये कम्यूटेशन अब बन जाएगा गामा 5, ये माइनस और ये माइनस। अच्छा, गामा 5 चले एक दफा लिख लेते हैं, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया 2 गामा म्यू गामा न्यू प्लस और माइनस 2g म्यू न्यू। ठीक लिखा मैंने? अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूं, इस 2 को बाहर ला सकता हूं। तो 2 कम्यूटेशन बन गए। एक कम्यूटेशन बन गया गामा 5 का गामा म्यू गामा न्यू के साथ,
और एक कम्यूटेशन बन गया -2 गामा 5 का जी म्यू न्यू के साथ। और आपको पता है ना गामा 5 का जी म्यू न्यू के साथ कम्यूटेशन क्या होता है? ये तो एक नंबर है ना, जी म्यू न्यू तो एक डायगोनल मैट्रिक्स है, 1 -1 -1 -1, तो ये एक नंबर है, जी म्यू न्यू उसके मैट्रिक्स एलिमेंट्स हैं। ये एक गामा 5 एक मैट्रिक्स है, तो ये तो जी म्यू न्यू को इधर लिखें या उधर लिखें फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है इनका जो कम्यूटेशन है वो तो 0 के बराबर है। तो ये किसके इक्वल आ गया? अब इसके लिए क्या प्रॉपर्टी है? 2 टाइम्स गामा 5 गामा म्यू गामा न्यू प्लस गामा म्यू गामा 5 और गामा न्यू। यही प्रॉपर्टीज है ना, ये प्रॉपर्टीज है ना, और तो कुछ भी नहीं ना इसमें। इसका मतलब है मैं इसको मैं खोल सकता हूं ना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अगर आप देखें तो दिस कैन बी रिटन एज 2 दोनों के साथ आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, 2 दोनों के साथ आएगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 बाहर लिख लेते हैं, ये क्या बन गया? अच्छा, गामा 5 और गामा म्यू आपस में एंटी कम्यूट करते हैं। अगर ये एंटी कम्यूट करते हैं तो पहले मैं अगर इनका कम्यूटेशन लिखूं तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं गामा 5 गामा म्यू माइनस गामा म्यू गामा 5 गामा न्यू लिख सकता हूं ना मैं। अगले के लिए क्या लिख सकता हूं? +2 टाइम्स गामा म्यू गामा 5 गामा न्यू माइनस ठीक लिखा ना? ये बात आपने याद रखनी है। एक चीज आप याद रखिएगा, वो ये है कि गामा 5 जो है वो सारे गामास के साथ एंटी कम्यूट करता है। इसका मतलब अगर इसको मैं खोल लूं, 2 बाहर लिख लूं, तो देखें जरा अंदर क्या बन गया? गामा 5 गामा म्यू गामा न्यू, पहली टर्म ये आ गई ना, गामा 5 गामा म्यू गामा न्यू। दूसरी टर्म क्या आ गई? माइनस गामा म्यू गामा 5 गामा न्यू। ठीक लिखिए। ये क्या बन जाएगी? प्लस गामा म्यू गामा 5 गामा न्यू माइनस गामा म्यू गामा न्यू गामा 5। अभी ठीक लिखा? ओ सॉरी, करली ब्रैकेट आएगी, कोई गलती तो नहीं की लिखने में? आयोटा बाई 2 भी है, चलो वो सारे में बाय रख लेंगे, सारे में आयोटा बाई 2 सारे के इस तरह कर लेते हैं। इसको 2 इधर लिख लेते हैं, 2 ओवर आयोटा गामा 5 सिग्मा म्यू। ठीक है ना? ताकि बार बार सारे के साथ लिखने के बजाय उसको इधर ले आते हैं। बिल्कुल ठीक, थैंक यू, बिल्कुल सही होगा, शुक्रिया। अच्छा, अब आप ये देखें, अगर मैं इन दोनों को स्विच करूं तो एक माइनस साइन आएगा, इसको स्विच करूं तो फिर भी एक माइनस साइन आएगा। तो अब आपकी मर्जी है, आप जिसको बेशक इसको स्विच कर लें, जिसको मर्जी स्विच करना चाहते हैं कर लीजिए। आप बताएं किसको स्विच करूं? ठीक लिखा हुआ है वैसे सारा कुछ? चलो चलो करके देखते हैं। इसको मैं अगर स्विच करूं तो यहां प्लस साइन आ जाएगा, ये बिल्कुल यही टर्म बन जाएगी। तो क्या बन गया? 2 टाइम्स, यानी 2 टाइम्स, देख लेते हैं प्रूफ करके आता है नहीं आता, 2 गामा 5 गामा म्यू गामा न्यू। इससे क्या आता है? कुछ कैंसिल भी हो रहा है, ये वाले कैंसिल हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, सेम साइन नहीं है इनको। अच्छा, आप कह रही हैं जब इनको दोनों को स्विच कर लूं? सही, 2 सेंटर वाले, 2 सेंटर वाले। अच्छा, ये वाले दोनों ये सेम टर्म्स है, ये सेम है। अच्छा चले ठीक है। और ये जो है इसका क्या है? इसको जब मैं 2 दफा स्विच करके इधर लाऊंगा तो यही साइन रहेगा ना, तो ये और ये भी कैंसिल हो रहे हैं ना। क्यों?
जब इसको इधर से स्विच करूंगा तो एक माइनस साइन आएगा, जब फिर गामा 5 को इधर से स्विच करूंगा तो 2 दफा माइनस साइन आएगा। तो ये टर्म एक्चुअली यही लिखी हुई है, ये वाली इसी के बराबर है, गामा 5 गामा म्यू गामा न्यू के। तो ये माइनस और ये माइनस की वजह से काट गया, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब है हमें ये बात पता चली है कि गामा 5 ऑलवेज कम्यूट विद सिग्मा म्यू न्यू। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखिएगा कहाँ इस्तेमाल होती है। अभी इसको चेक करिएगा जरा, आप देखेंगे जरा। सही, फिर एस के साथ हो। जी एग्जैक्टली, दिस इंप्लाइज, बिल्कुल ठीक है। सो दिस इंप्लाइज इज गामा 5 commutes with S for proper Lorentz transformation, क्योंकि proper Lorentz transformation में सिग्मा म्यू न्यू आता था। S से मुराद क्या थे मेरी? S से मुराद है मेरी, S by definition is S of A, याद है ना? अच्छा, एक दूसरी जो थी डिस्क्रीट या इम्प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, वो हमने क्या पढ़ी थी? वो पैरिटी थी। पैरिटी याद है ना आपको क्या थी? किसी को याद है? पैरिटी के लिए यह बात आप याद रखें, P गामा 5 इज इक्वल टू माइनस गामा 5 P, क्योंकि आपने मुझे बताया था कि पैरिटी ऑपरेटर तो गामा 0 होता है, और मैंने आपको क्या बताया था कि गामा 5 हर एक के साथ एंटी कम्यूट करता है। इसका मतलब है जब दोनों को स्विच करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा। क्यों? क्योंकि ये चीज है ना, गामा 0 गामा 5 आपस में एंटी कम्यूट करते हैं। इसका मतलब है जब पैरिटी को आप चेंज करते हैं तो एक नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, अच्छा मैं इन जनरल ऐसा लिखूंगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी अधूरी है कि गामा 5 सीधा सीधा एंटी कम्यूट नहीं करता एस के साथ, बल्कि इसके साथ एक और कम्यूट नहीं करता, बल्कि इसके साथ एक और टर्म भी आती है। यानी अगर ये लिखा हो ना एस एफ ए गामा 5 इज इक्वल टू गामा 5 एस ऑफ ए, ये तो है अगर ये कम्यूट करता, लेकिन इसके साथ एक और भी चीज आती थी ना। अगर मैं ये लिख लूं तो दोनों प्रॉपर्टीज ठीक हो जाएंगी। क्यों? पैरिटी वाले के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 है, तो ये वाला सेटिस्फाई हो जाएगा, और जो दूसरी प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए +1 है। याद है ना आपको? तो क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ये वाली चीज जो है ये +1 है जब प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और -1 है जब इम्प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो इस एक डेफिनेशन ने सब कुछ जस्टिफाई कर दिया है। ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई इसमें ऐसा इशू हो जो आपको लगे कोई रह गया है? ठीक है अमना भाई, सही है। अच्छा चलें, अब मैं क्या करता हूं, बाइलीनियर्स बनाता हूं। बाइलीनियर्स के मुराद क्या होती है? ऐसे कॉम्बिनेशंस स्पिनर्स के जो मिल के एक नंबर बनाएं। मैं नहीं कहता कि वो स्केलर बनाएं, एक नंबर बनाएं। 4 वेक्टर भी बन सकता है उनसे, लेकिन कोई मैट्रिक्स ना रहे। सबसे पहला स्पिनर आप क्या बना सकते थे? आप कहते हैं मैं ये बना सकता हूं भाई, साई बार एक्स प्राइम किसी मूविंग फ्रेम में और साई एक्स प्राइम। ये था ना, ये एक बाइलीनियर है ना, दिस इज इसको कहते हैं डिराक बाइलीनियर। क्यों? ये एक कॉलम रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, इन दोनों का जवाब मिलके एक, मैं ये लिखता हूं, चले प्राइम नहीं लिखता, साई बार एक्स साई एक्स एक नंबर है ना। जिस मर्जी फ्रेम में ले जाएं इसको, हम देखनी पड़ेगी इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। दिस इज नोन एज अ डिराक बाइलीनियर। अच्छा, इसके दरमियान में आप कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके दरमियान अगर आप 1 रखेंगे तो ये क्या बनेगा? स्केलर। गामा म्यू रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? वेक्टर। गामा 5 रखेंगे तो क्या बन जाएगा? सूडो स्केलर, एंड सिमिलर सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हम मुख्तलिफ चीजों की प्रॉपर्टीज देखते हैं। यहां पर 2 की या 3 की मैं करता हूं, बाकी आप अपनी असाइनमेंट के तौर पे करेंगे। लेट्स लुक एट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस वन, साई बार प्राइम एक्स प्राइम मूविंग फ्रेम में, साई प्राइम एक्स प्राइम, और दरमियान में क्या हमने रखा? पहले गामा को हमने आइडेंटिटी रखा। क्या चीज? स्केलर। दिस इज फॉर अ स्केलर। तो इसको मैं सबसे पहले लिखता हूं कि अच्छा, अगर 1 होगा तो
स्केलर होगा। तो मैंने क्या किया, दरमियान में सिर्फ 1 रखा है। कोई किसी को याद है साई बार एक्स प्राइम किसके बराबर है? साई बार याद है किसी को क्या है? साई बार है ना, जी जी बिल्कुल सही है, ये है साई डैगर गामा जीरो। डजंट मैटर ऊपर लिखें गामा जीरो या नीचे लिखें, तो क्या होगा ये कौन बताएगा? और आपको पता है ना, हाँ बिल्कुल, एक मिनट, सॉरी निशात, आपको ये पता है ना साई प्राइम एक्स प्राइम किसके बराबर है? ये है एस साई ऑफ एक्स, और एस फंक्शन ऑफ एस लॉरेंस मैट्रिक्स ए का फंक्शन है ना। तो यहां डालने अब क्या आएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा फिर? गामा जीरो तो उसी तरह रहेगा ना पहले। तो अगर ये चीज निकालते हैं तो ये क्या निकलेगी? साई डैगर प्राइम एक्स प्राइम। तो ये बनेगी ना साई डैगर एक्स एस डैगर, क्योंकि मैट्रिसेस है ना दोनों, तो ये भी दोनों स्विच कर जाएंगे। तो बताएं फिर क्या आएगा आंसर इसका? इसका आंसर आ जाएगा ना साई डैगर ऑफ एक्स। अच्छा, मैं एस डैगर ए नहीं लिखूंगा, अगर आप एक दफा लिख दूंगा बाद में नहीं लिखूंगा, अंडरस्टूड होगा ये। और साई बार प्राइम का गामा जीरो तो ये पढ़ा हुआ है ना, क्यों? मैंने साई डैगर प्राइम की जगह ये लिखा, गामा जीरो उसी तरह रखा मैंने। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? आगे क्या है? 1 है, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? एस ऑफ ए साई ऑफ एक्स। तो हमने बाइलीनियर की ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं कि ये एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में कैसे जाते हैं। देखिएगा कहीं भी फिजिक्स गलत नहीं होगी। इसका आंसर क्या आता है, कौन बताएगा? ये चीज इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू साई डैगर एक्स गामा जीरो एस डैगर ए एस ऑफ ए, क्योंकि आइडेंटिटी के साथ तो वही रहेगा, साई ऑफ एक्स। ये क्या बन गया? सॉरी, ये क्या बन गया? साई बार ऑफ एक्स। किसी को याद है, सॉरी एक गामा जीरो भूल नहीं गया मैं, इधर ये भूल गया हूं गामा जीरो, ये वाला। किसी को याद है ये चीज क्या है? आपको याद है ना, बिल्कुल बूस्ट के साथ जब था तो इनवर्स नहीं था, रोटेशन के साथ डैगर और इनवर्स बराबर हो जाते थे। लेकिन एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जो एस को चाहे वो बूस्ट होता या रोटेशन होती इनवर्स बनाता, वो ये थी कि गामा जीरो एस डैगर गामा जीरो इज एस इनवर्स ऑफ ए। याद है ना आपको? याद है ये प्रॉपर्टी, ये वाली जनरलाइज करके हमने लिख लिया था कि इसमें बूस्ट भी शामिल है और रोटेशन भी शामिल है। तो गामा वैसे एस डैगर एस इनवर्स नहीं होता लेकिन एक के लिए, लेकिन जब हम गामा जीरो एस डैगर गामा जीरो लिखते हैं तो वैसे इनवर्स के बराबर होता है, चाहे बूस्ट हो या रोटेशन हो, इनटू एस ऑफ ए टाइम्स साई ऑफ एक्स। तो ये क्या है? एस इनवर्स एस। तो ये कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन? एक स्केलर की तरह ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। इसका मतलब है साई बार एक्स प्राइम साई प्राइम एक्स प्राइम ट्रांसफॉर्म्स एज अ स्केलर। कितना आसानी से प्रूफ हो गया ये। अच्छा, अब अगला भी देख लेते हैं जरा, एक और भी चेक करते हैं। तो कोई से 2-3 मैं कर दूंगा, बाकी फिर आप 5 में से 3 मैं कर दूंगा, 2 आप कर लीजिएगा। एक गामा 5 वाला करके दिखाता हूं। ये किसके बराबर होगा? साई बार प्राइम एक्स प्राइम गामा 5 साई प्राइम एक्स प्राइम। बस अब तो स्टैंडर्ड ही, अब आपको याद हो गया क्या लिखना है इसकी जगह। इसकी जगह क्या लिखना है? साई बार एक्स प्राइम की जगह साई डैगर एक्स। अच्छा, मैं एस डैगर ए नहीं लिखूंगा, अब अंडरस्टूड है, ए है, इनटू गामा जीरो ऊपर लिख रहे थे, चले साथ में क्या आ गया? गामा 5 एस ऑफ ए, सॉरी एस ऑफ ए नहीं लिखना था मैंने, साई ऑफ एक्स। क्या करना है यहां? गामा जीरो 2 दफा, तो क्या बन जाएगा? अच्छा, साई डैगर इज ऑलवेज इक्वल टू साई बार ऑफ एक्स गामा जीरो। ये याद रख ले बस, ताकि 2 दफा बन जाएगा तो 0 है, इंटू एस डैगर गामा जीरो गामा 5 एस साई ऑफ एक्स। ये किसके बराबर है? पर अब एक खास बात है,
एस इनवर्स गामा 5 एस साई ऑफ एक्स। ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? ये वाली चीज, ये बराबर है एस गामा 5 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की। गामा 5 एस हो तो एस गामा 5 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्यों? इधर डिटर्मिनेंट ऑफ ए से जरब दें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर तो हमेशा 1 नहीं होगा, बेशक नेगेटिव भी होता तो इसका मतलब यह है कि अब इसका आंसर क्या आ गया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स साई बार ऑफ एक्स। इसका मतलब है यह भी बिल्कुल एक स्केलर की तरह ट्रांसफॉर्म होता है, पर एक नंबर बाहर दे देता है जो +-1 हो सकता था। दैट इज वाई इट इज नाउन एज अ सूडो स्केलर, कि स्केलर की तरह ट्रांसफॉर्म हो रहा है, लेकिन एक धोखा इसने आपके लिए अभी भी रखा हुआ है, और वो है डिटर्मिनेंट वाला। ठीक है, ठीक है। तो दिस ट्रांसफॉर्म एज अ सूडो स्केलर। सर हम इनको बाइलिनियर क्यों कहते हैं? जी, बाइलिनियर क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है ना दो साइज का, इसलिए हम इसको कहते हैं डिराक बाइलिनियर्स। क्यों? क्योंकि ये एक हमेशा एक नंबर बनाते हैं, नंबर से मुराद है एक मैट्रिक्स नहीं बनाते ये, तो हम ऐसे सारे कॉम्बिनेशंस को बाइलिनियर कहते हैं। सर मतलब लीनियर के साथ बाई। हाँ, क्योंकि दोनों बिल्कुल सही बात है। बाई है कि साई और साई जो है दोनों एक सिंगल ही आ रहे हैं ना। साई है, ऐसा भी तो बना सकता था साई स्क्वेयर्ड साई, लेकिन ये जस्ट टर्मिनोलॉजी टर्म यूज होती है, बाकी ये शायद फैजान कुछ बता सके इस बारे में। नंबर निकलता है, बिल्कुल दो मैट्रिसेस डालते हैं बाज़ औक़ात और एक नंबर निकलता है, दैट इज नोन एज अ बाइलिनियर। ठीक है, लेकिन ये था कि इसमें दो, एक साई कॉलम मैट्रिक्स है, साई बार एक रो मैट्रिक्स है, दोनों को मिलाएं तो एक नंबर। एक तरह की दो इनपुट्स है, एक एक्स है फिर एक एक्स है, दो इनपुट्स है और एक नंबर। हाँ नहीं, एक साई बार है जो एक कॉलम जो रो मैट्रिक्स है, और साई एक कॉलम मैट्रिक्स है, तो ये इन दोनों को जब मिलाएंगे तो एक मैट्रिक्स नहीं बनेगा। एक 4 नंबर भी बन सकता है, 4 वेक्टर भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, लेकिन एक मैट्रिक्स नहीं होगा वो। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज अ बाइलिनियर। और ये दूसरा, ये इनकी ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज भी बताती हैं कि जो शेप इसकी इधर है, ठीक है, ओहो यहां मैं गामा 5 लिखना भूल नहीं गया, जो शेप इसकी इधर है वही शेप इसकी इधर है, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में गए भी, सिर्फ साथ में एक नंबर का फर्क पड़ा था। गैमा म्यू वाला देख लेते हैं जरा, ताकि एक बिल्कुल क्लियर हो जाए चीज, हमें आगे मुश्किल ना रहे कोई। लेट्स डू, ये आप करें जरा, आप लोग बैठ के ना खुद से स्टेप्स करें इसके, मैं भी करता हूं, आप भी करें, देखते हैं क्या जवाब आता है इसका। साई बार प्राइम एक्स प्राइम गामा म्यू, जहां मर्जी म्यू रखें, फर्क नहीं पड़ता, साई ऑफ एक्स, इसकी इसको आप भी करें, मैं भी करता हूं। मैं डायरेक्टली स्टेप करने की कोशिश करूंगा। साई बार एक्स गामा 0 एस डैगर गामा म्यू एस। क्या कह रही है निशात? गामा 0 भी आएगा, यहां पे कह रही हैं? हाँ, ये तो जरूर आना होता है, ये बन जाएगा ना, ये तो जरूर आना होता है, ये बन जाएगा एस इनवर्स। तो क्या बन गया ये? साई बार ऑफ एक्स एस इनवर्स, ये क्या बन गया? गामा 0, हाँ सॉरी, एस इनवर्स गामा म्यू एस। ठीक लिखती है? सर ये गामा म्यू आपने जो बाद में इंसर्ट किया, मुझे नहीं समझ आई थी ये कहाँ से आया? ये वाला है ना? सॉरी, गामा 0, ये वाला गामा 0, क्योंकि आपको पता है ना ये वाला ये तो मैंने लिखा था साई डैगर। ये चीज देखिए, ये देखते, इधर देखते हैं ना,
अच्छा, मुझे लगा आपने डायरेक्टली ना ना ना, ये साई डैगर एस डैगर था गैमा जीरो, ये एस डैगर वाला गैमा जीरो था। ये साई बार का अपना गैमा जीरो था जिसको मैंने बनाया, क्योंकि अगर आप इसको खोल लेना तो ये लिखा हुआ है साई डैगर एस डैगर गैमा जीरो, तो ये साई बार प्राइम की डेफिनेशन यही है ना। ये याद है किसी को किसके बराबर था? एनीवन? एग्जैक्टली, ये बिल्कुल शाबाश, ये था ए म्यू न्यू गामा न्यू। बिल्कुल सही बताया आपने, याद है ना ये बात? क्या आंसर आ गया इसका? सो दिस इज इक्वल टू ए म्यू न्यू साई बार ऑफ एक्स गामा न्यू। तो किस तरह ट्रांसफॉर्म हो रहा है ये? एज अ 4 वेक्टर। तो इसके कितने कंपोनेंट है फिर? अब 4 कंपोनेंट है ना, एज अ 4 वेक्टर ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना, कि बिकॉज दिस इज अ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब है जब आप एक स्टेशनरी फ्रेम से एक मूविंग फ्रेम में गए थे तो ये कॉम्बिनेशन जो है जिसमें मैट्रिसेस मौजूद थे, लेकिन उन मैट्रिसेस को जोड़ के आपने एक स्केलर बनाया था, दैट ट्रांसफॉर्म्स एज अ 4 वेक्टर। इसके 4 कंपोनेंट हैं। इसका मतलब है इसका एक कंपोनेंट है क्योंकि ये स्केलर है, इसका भी एक कंपोनेंट है क्योंकि ये सूडो स्केलर है, इसके 4 कंपोनेंट हैं। सिमिलरली गैमा म्यू गैमा 5 रखेंगे ना अगर आप, तो देखिएगा उसके साथ ऐसी ही चीज आएगी, लेकिन साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आ जाएगा। तो दिस ट्रांसफॉर्म एज अ सूडो वेक्टर। सूडो वेक्टर को कहा जाता है एक्सियल वेक्टर। ठीक है, सूडो वेक्टर का मतलब होता है एक्सियल वेक्टर भी उसको कहते हैं, यानी जो गैमा म्यू गैमा 5 डालेंगे ना आप इसको, ये आपने खुद असाइनमेंट करनी है जाके, गामा म्यू गामा 5 हो तो इसको कहते हैं एक्सियल वेक्टर, या इसको हम कहते हैं सूडो वेक्टर, कि बिल्कुल वेक्टर की तरह ट्रांसफॉर्म होता है लेकिन साथ में एक नेगेटिव पॉजिटिव साइन भी देता है। नेगेटिव साइन भी देता है अगर पैरिटी हो, और पॉजिटिव साइन अगर प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं इसको टेंसर अलजेब्रा की फॉर्म में कहता हूं, बिकॉज दिस ट्रांसफॉर्म्स एज अ स्केलर देयरफॉर इट इज अ टेंसर ऑफ रैंक 0। दिस ट्रांसफॉर्म्स एज अ सूडो स्केलर, है तो स्केलर ही, साइन बदलता है, डजंट मैटर। दिस इज आल्सो अ टेंसर ऑफ रैंक 0। दिस इज अ टेंसर ऑफ रैंक 1 क्योंकि ये एज अ वेक्टर ट्रांसफॉर्म होता है। जब आप इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, दिस इज आल्सो ट्रांसफॉर्म्स एज अ रैंक 1 टेंसर। लेकिन जब सिग्मा म्यू न्यू करेंगे तो उसमें 2 फ्री इंडिसेस हैं, देयरफॉर इट ट्रांसफॉर्म्स एज अ सेकंड रैंक टेंसर। तो आप गैमा न्यू रखते, अगर गैमा न्यू होता तो आपको पता है कि वो ए म्यू न्यू ए अल्फा बीटा इस तरह करके डिफाइन ट्रांसफॉर्म होता ना, तो आप देख सकते हैं कि वो एक सेकंड रैंक टेंसर के तौर पे ट्रांसफॉर्म होता है। तो 2 ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज आपने एज एन असाइनमेंट करनी है, साई बार साई की सिग्मा म्यू न्यू वाली, और साई बार साई की गैमा म्यू गैमा 5 वाली। ये छोटा सा काम है, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं भी आपको करके दे सकता हूँ, क्योंकि ये करने में कोई टाइम नहीं लगना, क्विकली हो जाएगा। टेंसर करंट्स मतलब नजर कहाँ आते हैं? सबसे पहले अगर हम पढ़ना शुरू करते हैं तो जैसे वेक्टर और एक्सियल वेक्टर करंट्स हैं, ये तो हमें जल्दी नजर आ जाते हैं, इवन डरा की कोई से नजर आ जाते हैं कि डरा की कोई से जो उसके वेव से वेक्टर वगैरह, जी जी बिल्कुल। लेकिन टेंसर करंट्स, अच्छा बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है ये। अनफॉर्चुनेटली इस कोर्स में हम कोशिश करेंगे यहां तक पहुंचे, लेकिन हम पहुंचे भी थे, अगर आपको याद हो तो। हमने एक बात भी की थी, आपको याद है डिराक हैमिल्टोनियन में हमने जब एक टर्म डाली थी तो उसमें सिग्मा म्यू न्यू आ गया था। सिग्मा म्यू न्यू वाज स्पिन मैट्रिक्स। इसका मतलब यहां पर जब भी कोई क्रोमोमैग्नेटिक या सॉरी जब भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीजें आएंगी, जहां जहां पे स्पिन का दखल आएगा वहां पर सिग्मा म्यू न्यू जरूर आएगा। तो सिग्मा म्यू न्यू वहां पे जरूर आता है जब हम स्पिन के साथ डील कर रहे होते हैं। या मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं जो आपसे रेलिवेंट नहीं है। जब हम क्वार्क लेवल ट्रांजिशंस देखते हैं, हम कहते हैं कि बी क्वार्क जो है वो किसी दूसरे अपने सेम चार्ज क्वार्क में जाता है, तो इसको कहते हैं न्यूट्रल करंट्स। न्यूट्रल करंट स्टैंडर्ड मॉडल में अलाउड नहीं है ट्री लेवल के ऊपर। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड मॉडल जो है वो चार्ज करंट से डील करता है, और अगर न्यूट्रल करंट हो तो फ्लेवर नहीं चेंज होता स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर, यानी म्यू ऑन है तो म्यू ऑन ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। लेकिन यहां पर चूंकि बी क्वार्क एक स्ट्रेंज क्वार्क में या डाउन टाइप या किसी में भी चेंज हो जाता है,
तो इसका मतलब है ये फ्लेवर चेंज हो गया। तो फ्लेवर चेंजिंग न्यूट्रल करंट स्टैंडर्ड मॉडल में ट्री लेवल पे पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ठीक है एक बी आया, उसने कुछ टाउ एमिट किया टॉप क्वार्क और एक डब्ल्यू एमिट किया, फिर एक टॉप किया, वो वापस चला गया और ये एस में चला गया, ये बी टू एस ट्रांजिशन है। और साथ में क्या है, इधर से एक फोटोन रेडिएट हुआ। जब आप इसको लिखते हैं तो आपको चाहिए होता है सिग्मा म्यू न्यू वाला पार्ट। क्यों? ये इधर भी गैमा म्यू, इधर भी गैमा म्यू, तो देन यू हैव सिग्मा म्यू न्यू और इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास एक क्यू न्यू आ जाता है। तो रहता वेक्टर ही है, क्योंकि एक टेंसर को एक वेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके हमेशा आप एक वेक्टर बना सकते हैं। तो इसमें इस तरह की चीजें आ जाती हैं। तो ये सिग्मा म्यू न्यू बिकॉज ऑफ दिस क्रोमोमैग्नेटिक करेक्टर, दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशंस होती हैं, ये यहां से आता है। तो ऐसी करंट्स हम बहुत सारी देखते हैं। इवन सिग्मा म्यू न्यू गैमा 5 भी आप करके देख सकते हैं, वो सूडो टेंसर होगा। तो ये एक दफा ये 5 बन गए तो बाकी तो इन्हीं से ही बनेंगे ना, कोई नया नहीं होगा इनमें से, इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे। और एक पार्टिकल फिजिक्स जो लोग करते हैं उनको पता है एक आइडेंटिटी है, एक काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है जिसे कहते हैं फियर्स ट्रांसफॉर्मेशन। फियर्स ट्रांसफॉर्मेशन से आप कोई भी कॉम्बिनेशन हो उसको इन 5 कॉम्बिनेशंस में लिख सकते हैं, तो और उनको फिर आपस में रिलेट कर सकते हैं फियर्स ट्रांसफॉर्मेशन से। लेकिन ऑफ कोर्स वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए। लेकिन बड़ा अच्छा सवाल था फैजान आपका, लेकिन ये आती हैं सिग्मा म्यू न्यू वाली। इवन मैंने आपको डिराक हैमिल्टोनियन में L+S से भी यही चीज करके दिखाई थी। कोई सवाल किसी का? क्लियर? सर ये फिजिकल क्वांटिटीज को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं सारे बाइलिनियर? सारे बाइलिनियर्स बिल्कुल फिजिकल क्वांटिटीज को बिल्कुल 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 एग्जैक्टली हम देखेंगे फिजिकल प्रोसेसेस को करस्पॉन्ड करेंगे। और अगर आप हमारे यहाँ फिजिकल प्रोसेसेस ही फिजिकल क्वांटिटी है। मसलन बिल्कुल ठीक, हम ना एक मैं चीज आपको बता देता हूँ छोटी सी। अगर एक इलेक्ट्रॉन 2 चार्ज पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट कर, एक इलेक्ट्रॉन आया, चले एक इलेक्ट्रॉन आता है, उसको एक फोटॉन हिट करता है गैमा, और वापस वो इलेक्ट्रॉन में ही चला जाता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में फर्क किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ उसकी एनर्जी का होगा ना। तो इलेक्ट्रॉन की जो कपलिंग है फोटॉन के साथ वो एफ म्यू न्यू है, पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने। एफ म्यू न्यू को अगर आप खोलें तो डी म्यू ए न्यू आता है। इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं साई बार, देखिएगा आप, मैं लिखूंगा इसको गामा म्यू साई ए म्यू, क्योंकि एक नंबर बनाना है ना। तो देखें ये एक वेक्टर था 4 वेक्टर, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसके साथ, तो वापस क्या बना आपके पास? एक नंबर। तो ये लैग्रांजियन होगा, अगर आप इसको आयोटा ई लिख लेंगे QED का। दिस इज द लैग्रांजियन ऑफ अ क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स एग्जैक्टली। तो हम इस पे आएंगे इस कोर्स में, ये हम डिटेल से करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन अगर कूलम सोर्स में चलता है या तो फिर क्या होता है। तो ये यहां पर हम एक न्यूक्लियस रखेंगे, न्यूक्लियस क्या करेगा? फोटॉन एमिट करेगा, वो फोटॉन ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो कंटिन्यूअसली न्यूक्लियस के साथ ये इंटरेक्ट करता रहेगा ना। तो ये हम बहुत डिटेल से करेंगे ये प्रोसेसेस, ठीक है, जिन्हें कहते हैं कूलम वेव फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर जो फंडामेंटल इंटरेक्शंस है उसमें हम ये यूज करते हैं, तो जैसे कि आपने बताया कि QED के लिए वेक्टर से करता है और इलेक्ट्रोवीक के लिए हम एक्सियल वेक्टर यूज करते हैं। बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग के लिए ये टेंसर वाले यूज करते हैं, लेकिन जो स्केलर है और गामा 5 है ये तो यूज नहीं करते, तो ये किन प्रोसेसेस को? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। मैथ्स टर्म होती है स्केलर, साई बार साई। आपको याद होगा हमने क्वांटम फील्ड थ्योरी में पढ़ा था, और याद है युकावा इंटरेक्शन में क्या पढ़ा था? न्यूक्लियन स्कैटरिंग में साई बार गैमा 5 साई, याद है ना? न्यूक्लियन स्कैटरिंग जब हमने स्टडी की थी तो हमने कहा था न्यूक्लियन स्कैटरिंग में गैमा 5 आता है युकावा इंटरेक्शन। तो युकावा इंटरेक्शन जी कायरल सिमेट्री में भी आता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये गैमा 5 वहां पे आता था, याद है आपको? मैंने कहा था ये भी एक किस्म की QED है, लेकिन यहां पर ऑर्डिनरी चार्जेस की बजाय आप न्यूक्लियन स्कैटरिंग में युकावा चार्ज देख रहे हैं, काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो रूल सारे हमने वहां बनाए थे, अगर आपको याद हो। साई बार गैमा 5 साई लिखते थे, फिर न्यूक्लियन स्कैटरिंग हमने की थी, नहीं तो दोबारा एक दफा जाके देख लीजिएगा, ठीक है? और कोई सवाल? शाबाश, वेरी गुड। कोई सवाल नहीं। मैंने कोशिश की है जो चीजें क्वांटम फील्ड थ्योरी के लेक्चर में नहीं है ना वो यहां करूं। वहां पर मैंने डिराक बाइलिनियर की ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं की थी,
यहाँ ये सारी कर रहा हूँ क्योंकि इस कोर्स का हिस्सा इस कोर्स का है। वहाँ पर भी अगर आप इंटरनेशनली क्वांटम फील्ड थ्योरी के कोर्सेज देखें तो वहाँ ये लोग करते हैं, लेकिन वो फिर और बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, टाइम नहीं होता। मैंने वहाँ कोशिश की थी कि उसको सेल्फ सफिशिएंट रखूँ, और इसमें फिर कई चीज़ें कर रहा हूँ क्योंकि जाहिर बात है हाँ, एक सब्जेक्ट पढ़ के सारी बेस तो नहीं बन सकती ना। बाज़ लोगों को ये भी इतराज़ होता है कि जी हमें एडवांस क्वांटम पहले पढ़नी चाहिए, है ना, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स हमें पहले पढ़नी चाहिए और क्वांटम फील्ड थ्योरी बाद में पढ़नी चाहिए। तो ये मुर्गी अंडे वाली बात है। जिसको जब भी पढ़ लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मुझे साई बार बताने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ मुझे साई बार बताना पड़ना था। खैर कोई बात नहीं। और दूसरी बात यह कि ये चीज़ें हमारी चलती रहती हैं। कुछ लोग आपके बाद जो आएंगे वो पहले एडवांस पढ़ेंगे फिर फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे। आपने उल्टी परमुटेशन लिया, आपने पहले फील्ड थ्योरी पढ़ ली फिर एडवांस पढ़ ली, तो अब खैर है। लेकिन अब ये चॉइस ख़त्म हो जाएगी क्योंकि अब ये ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। जिसने जब भी पढ़ना है, जो पढ़ना है, पहले बात पढ़ता रहे। कोई सवाल शाबाश, या कोई कमेंट करना चाहें आप लोग वो भी कर सकते हैं। सर इसके लिए कोई जनरलाइज रिजल्ट हम बना सकते हैं? 5 वैल्यू से जिस तरह में इस एल और इस आर मिलेगा, दोनों रिजल्ट्स को एक ही जनरलाइज करेगा। जनरलाइज से मतलब एक ही रिजल्ट हमने 5 वैल्यू से आर एक को बारी वाले प्रूव करना कि इस तरह ट्रांसफॉर्म होता है। कोई ऐसा रिजल्ट फिर डायरेक्ट बन जाता है कि जिससे हम हर एक पॉइंट को उस रिजल्ट से हमें पता चले ये इस तरह ट्रांसफॉर्म वजह इसके बारे में क्योंकि ये 16 इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट है तो उनको लिखा नहीं जा सकेगा इस तरह करके, बिकॉज दीज आर 16 इंडिपेंडेंट लॉरेंट्स। हाँ, इनको आप विद वेटेड कोएफिशिएंट लिख सकते हैं। आप ये ज़रूर लिख सकते हैं कि आप मुझे ये कह सकते हैं कि जी साई बार साई इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू लेट्स से साई बार 1 साई with some coefficient a1 plus some coefficient b1 psi bar gamma mu psi a mu plus up to so on and so forth। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये साई बार साई ही है तो मुझे तो लगता है कि ये मैक्सिमम वेट इसी का ही होगा जो साई बार साई है, बाकी सारे कोएफिशिएंट 0 हो जाएंगे क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। तो इसलिए हम इसको यूजुअली लिखते नहीं है। लेकिन मैंने जिस तरह का फियर्स आइडेंटिटी यही करती हैं, एक कॉम्बिनेशन को बाकी कॉम्बिनेशंस की फॉर्म में एक्सप्रेस करना सिखाती है। ठीक है, तो वो फिर बाद में हम कभी करेंगे। फियर्स आइडेंटिटी का मतलब ही यही है। यही सवाल था ना, या मैंने सवाल कुछ और समझा जवाब कुछ और दे दिया? ठीक, अच्छा, आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। आपको याद होगा मैंने जब डिराक इक्वेशन की थी तो मैंने साबित किया था कि अगर आप उसकी नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट देखें तो इन द नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट यू कैन रिप्रोड्यूस द पॉलीज इक्वेशन। पॉलीज इक्वेशन के बाद जब हमने नॉन रिलेटिविस्टिक वर्जन देखा था डिराक इक्वेशन का, तो हमने देखा कि उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस बना है हमारे पास वो ये बना है कि जी यू कैन करेक्टली रिप्रोड्यूस द लॉन्दे जी फैक्टर विच इज इक्वल टू 2। हमें यह भी पता है कि जो जब हम लिखते हैं पॉलीज इक्वेशन तो उसमें सिग्मा मैट्रिसेस आते हैं, और अगर हम जेड एक्सिस को अपना एक्सिस ऑफ क्वांटाइजेशन मान लें तो हमें यह पता था कि हमारे पास 2 आइगन स्टेट्स बनती थी। एक होती थी पॉजिटिव आइगन वैल्यू की और एक होती थी नेगेटिव आइगन वैल्यू की। हमने कहा था सिग्मा जेड अगर काई 1 पे लगता है जो कि 1 0 मैट्रिक्स है तो हमने कहा था कि वो स्पिन अप है, और अगर 0 1 पे लगता है सिग्मा जेड, अगर जेड एक्सिस एक्सिस ऑफ क्वांटाइजेशन है तो उसका आंसर आता है -1 एच आएगा। इसका मतलब 2 आइगन वैल्यूज थी नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट में। तो डिराक इक्वेशन में 2 की बजाय 4 बन गई थी, आपको याद होगा। 2 पॉजिटिव एनर्जी थी, 2 नेगेटिव एनर्जी थी। अगर हम पॉजिटिव एनर्जी वालों को इलेक्ट्रॉन के सॉल्यूशंस कहें तो दूसरों को हम नेगेटिव एनर्जी के सॉल्यूशंस कहेंगे। तो मैंने ये साबित किया था कि जो पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशंस हैं डिराक इक्वेशन के, उनकी एक बड़ी सेंसिबल कॉरेस्पॉन्डेंस है नॉन रिलेटिविस्टिक के साथ। याद है ना आपको, हमने कहा था हम एक जेनेरिक सॉल्यूशंस लिख सकते हैं और वो ये है कि साई आर ऑफ
लेट मी राइट साई आर ऑफ एक्स, मैं इसको लिखता हूं क्योंकि ये स्पिनर है। आर क्या था? स्पिन इंडेक्स है। मैं भी आपको बताता हूं क्या है ये, आपको याद आ जाएगा। ओमेगा आर ऑफ 0, अभी मैं आपको याद कराता हूं, ई टू द पावर आयोटा एप्सिलॉन आर एम सी स्क्वेर्ड ओवर एच बार टी। याद है ना रेस्ट पे जो पार्टिकल होता था, ये सॉल्यूशन थे। मैं अभी आपको याद कराता हूं कि एप्सिलॉन आर क्या है। यार जरा ठहरे, आर क्या था? आर 1 से लेकर 4 तक था। 2 पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशंस थे, 2 नेगेटिव थे। और अगर आपको याद हो तो एप्सिलॉन आर जो था वो +1 था फॉर आर इज इक्वल टू 1 and 2, जिनको हमने कहा था इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशंस। और दूसरा क्या था? -1 था जब आर जो है वो 3 और 4 था। एक के लिए -1 था और एक के लिए +1 था। अच्छा यहाँ माइनस था, सॉरी, माइनस के लिए ये पॉजिटिव था और पॉजिटिव नेगेटिव था। बिल्कुल ठीक, याद है आपको? ये लिखा था हमने। ओमेगा आर भी याद है किसी को क्या था? ओमेगा आर ऑफ 0, ये स्पिन थी ना। ये तो प्रोपेगेशन टाइप है ना, ये स्पिन थी ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे एक मैट्रिक्स है। किसी को याद है ओमेगा आर ऑफ 0 क्या था? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक है। द स्पिनर्स आर ओमेगा आर ऑफ 0, ये क्या था? ओमेगा 1 क्या था? चले ये लिख लेता हूं मैं, आर की वैल्यू 1 थी जब, तो ये क्या था? काई 1 0। और ओमेगा 2 0 क्या था? काई 2 0। काई 1 और काई 2 मैं लिख देता हूं अभी क्या है। वेर काई 1 इज 1 0 एंड काई 2 इज 0 1। याद है ना, स्पिन अप स्पिन डाउन। तो क्या बन गया था? 1 0 0 0 0 1 0 0। सिमिलरली ओमेगा 3 ऑफ 0 क्या था? 0 काई 1। और ओमेगा 4 ऑफ 0 क्या था? 0 और काई 2। याद है, ये पॉजिटिव एनर्जी थे, ये नेगेटिव एनर्जी के लिए। पॉजिटिव एनर्जी स्पिन अप, मैं आपको याद कराता हूं, पॉजिटिव एनर्जी स्पिन डाउन, नेगेटिव एनर्जी स्पिन अप, नेगेटिव एनर्जी स्पिन डाउन। तो वी हैव 4 सॉल्यूशंस। और ये किस रिप्रेजेंटेशन में थे? ये ऐसे रिप्रेजेंटेशन में थे जिसको हम कहते थे डिराक रिप्रेजेंटेशन, जिसमें अल्फा आई था 0, सिग्मा आई 0 और बीटा क्या था? 1 0 0 -1। ये थी ना, आपको याद होगा तो मैंने क्या कहा था कि डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है डिराक मैट्रिसेस की, तो ये डिराक रिप्रेजेंटेशन में थे। ये मैंने सारा किया हुआ है, अगर आप पिछले से पिछला लेक्चर जाके देखेंगे तो। और मैंने सिग्मा 1 2 भी लिखा था, अगर आपको याद होगा। मैंने कहा था these are eigen functions of सिग्मा 1 2, जिसको हमने कहा था लेट्स कॉल दिस एज सिग्मा z। याद है आपको? ये आइगन फंक्शन थे सिग्मा z के। सिग्मा 1 2 क्या था? गामा 0 गामा 1 था। गामा 0 गामा 1 का ताल्लुक अल्फा 1 से था। अल्फा 1 बिल्कुल वही चीज बन जाती थी जिस तरह सिग्मा 1 2 का ताल्लुक गामा 3 से था। गामा 3 का ताल्लुक वही है जो अल्फा 3 से, और अल्फा 3 का ताल्लुक जो था वो सिग्मा z के साथ था। तो इसका मतलब अगर ये सिग्मा z का आइगन फंक्शन है तो ये तो है ही 0, तो 0 तो आइगन फंक्शन है ही उसका। तो इसलिए मैंने कहा था, ये प्रूफ करके दिया था आपको वहां पर भी, बेशक जाके देख लीजिए। अच्छा, करना क्या है अब? आपके जहन में नेचुरल क्वेश्चन क्या आता है कि हमें क्या करना चाहिए? अब आपके जहन में क्या चीज आती है? सर ये पार्टिकल एट रेस्ट था। ये पार्टिकल एट रेस्ट था, बिल्कुल, शाबाश। रेस्ट से था तो किसी तरीके से मूव कराते हैं। एक दफा मूव कराएंगे तो किसी तरीके से ये करेंगे हम इसको कि एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ले जाएं तो क्या बनता है? क्योंकि देखें ना, अगर ये साई चेंज होता है प्राइम में तो यही चेंज होगा ना, ये स्पिन ने तो क्या चेंज होना है। तो हम ये किसी तरीके से करना चाहते हैं कि रेस्ट से पहले मूव कराएं, मूव से फिर एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ले जाएं। तो ये थोड़ा सा लंबा काम है, 1-2 लेक्चर्स लगेंगे इस पे, लेकिन हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खूबसूरत होंगे। लेकिन आप में से मेरे साथ कितने लोग एग्री करते हैं? आपको याद है ना हमने क्या कहा था? P0 हमारी नोटेशन में क्या था? मैं थोड़ा सा लिख देता हूं आपको। P0 किसके बराबर था? E/C था।
और ये याद है एम स्क्वेयर P0 जो था ये P² प्लस M² C² स्क्वायर रूट के बराबर था, और ये हमेशा ग्रेटर देन 0 लेते थे। आपको याद है ना, हमने कहा था वहां पर, हमने कहा था कि फिलहाल पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशंस को ही देखें। अगर आपको याद हो तो आप लिखते थे कि दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P² प्लस M² C² एंड विच इज ग्रेटर देन 0। याद है हमने ग्रेटर देन 0 वाले सॉल्यूशंस ही लिए थे वहां पे। अब मैं इसी चीज में काम करूंगा। आप में से कितने लोग एग्री करते हैं कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? पहले ये बताएं ना, माइनस आयोटा एप्सिलॉन आर MC² ओवर H बार इंटू T। आप में से कितने लोग एग्री करते हैं कि इसको मैं ये लिख सकता हूं e टू द पावर माइनस आयोटा एप्सिलॉन आर, ठीक है। मैं देख लूं रोटेशन में 0 कहां लिखा हुआ है मैंने, P म्यू 0 X म्यू ओवर H बार। जीरो का मतलब क्या है? रेस्ट पे है। जब रेस्ट के लिए लिखा तो P म्यू की जगह क्या आ जाएगा? P0। P0 किसके बराबर है? MC² के। अगर ये MC² के बराबर है P0, क्योंकि ये देखें ना, ये मैंने लिखा है E जो है E/C लिखूंगा तो जाहिर बात है स्क्वायर करना पड़ेगा ना मुझे, तो E² बन जाएगा P² C² प्लस M² C4। याद है ना आपको? तो E बराबर आ जाता है ना MC, ये है E/C है ये वाली चीज। तो E अगर निकालूंगा तो E पता है ना MC² होता है रेस्ट मैस वालों के लिए, तो ये रेस्ट मैस बन गया ना। और X की जगह जब म्यू की जगह 0 पुट करूंगा तो वापस ये आ जाएगा। अच्छा, अगर ये यहां से है तो मैं इसको, आप में से कितने लोग एग्री करते हैं कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं e टू द पावर माइनस आयोटा एप्सिलॉन आर। हम कहते हैं रेस्ट पे लिखने की क्या जरूरत पड़ी है भाई, P म्यू लिख लेते हैं, है ना, P म्यू X म्यू ओवर H बार। क्यों? क्योंकि रेस्ट का पता तो मूविंग का भी पता है हमें, कोई मसला नहीं है, पार्टिकल का मोमेंटम ही चेंज होगा ना। और अगर हमें P का पता है तो हमें दो चीजें पता है, अगर आपको याद हो, हमें यह बात पता है कि P म्यू प्राइम किसके बराबर है मूविंग फ्रेम में। किसी को याद है किसके बराबर है? चलें, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, P प्राइम म्यू किसके बराबर है? किसी को याद है? चलो मैं इसको लिखता हूं, दिस इज इक्वल टू A म्यू न्यू P न्यू ऑफ 0। मैं किसी तरीके से इसको 0 वाले से रिलेट करता हूं, प्राइम नहीं डालता इस पे। मैं कहता हूं ये रेस्ट से मूविंग में आया हूं, मैं सिर्फ रेस्ट से मूविंग में आया हूं, तो मैं इसके ऊपर प्राइम लिख लेता हूं। चलें यहां पर थोड़ी देर के लिए। और X प्राइम म्यू किसके बराबर है? कौन बताएगा मुझे? X प्राइम म्यू किसके बराबर है? A म्यू न्यू X न्यू। ये तो मूविंग फ्रेम के इसके बराबर है ना। तो मैं जिस मर्जी फ्रेम में जाना चाहूं मैं जा सकता था, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। क्या ख्याल है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसको इस तरह जानने में? किसी को कोई इतराज तो नहीं है यहां पर? अगर आप चाहें तो देख सकते हैं A म्यू 0 P0 किसके बराबर है? MC²। और A म्यू 0 किसके बराबर था? 1 के, क्योंकि A सिर्फ म्यू की वैल्यू सिर्फ 0 ही हो सकती थी ना, बाकी सारे तो खत्म हो जाएंगे ना। तो इसका मतलब है अगर मैं यहां पर 0 वाला कंपोनेंट कैलकुलेट करता तो वापस MC² ही बनता। हम पार्टिकल एट रेस्ट को मूविंग फ्रेम में हम पार्टिकल एट रेस्ट को हम एक मोशन के साथ रिलेट कर रहे हैं हम, और मोशन हमें पता है लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन हमें दे देती है। अगर हमारा पार्टिकल किसी फ्रेम में रुका भी है ना, हम मूव करना शुरू कर दें तो हमें ऐसे लगेगा जैसे पार्टिकल मूव कर रहा है। अभी मैं इसी चीज की एग्जैक्टली यही बात करना चाह रहा हूं। बिल्कुल, ये रेस्ट के सोल्यूशन है, MC² है ना, बिल्कुल सही। हाँ, बूस्ट, अभी मैं बूस्ट के साथ रिलेट करने लगा हूं, मैं एग्जैक्टली वही करने लगा जो आप कह रहे हैं। अभी मैं बिल्कुल इसको बूस्ट के साथ रिलेट करता हूं, मुझे 1 मिनट दे दे। अच्छा, एक बात आप याद रखिएगा, जिस तरह मैं थोड़ी सी कभी मैंने इस बारे में बात नहीं की, जब आप स्पेशल रिलेटिविटी की बात करते हैं ना, तो आप कहते हैं स्पेशल रिलेटिविटी में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो यहां से निकल के आती है आपके पास, X² इज इक्वल टू C² माइनस X वेक्टर स्क्वायर से जो चीज निकल के आती है, दिस इज नाउन एज अ लाइट कोन। क्यों? अगर ये चीज 0 हो जाए X² तो इवेंट्स कौन से बनते थे? लाइट लाइक। तो इसका मतलब इसमें एक ऐसी लाइन है जिसपे सिर्फ और सिर्फ लाइट चल सकती है, वो 45 डिग्री की लाइन बनती है अगर आप इसको हाइपरबोला की फॉर्म में लिखें। इसका मतलब है सिर्फ इधर ही नहीं हो सकती थी, बल्कि एक इधर भी हो सकती थी ना। ये लाइट लाइक थी,
ये जो चीज है ये वो है जब जो लाइट लाइक है जिसमें एक्स स्क्वायर्ड 0 है। इसका मतलब है कोई भी इवेंट जो इसके अंदर होता है वो कनेक्ट हो सकता है ना आपस में। क्यों कनेक्ट हो सकता है? क्योंकि एक रफ्तार ऐसी है जो इन दो इवेंट्स को कहीं भी इसके अंदर हो रहे हैं उनको लिंक कर सकती है। अगर कोई इवेंट इससे बाहर हो रहा है तो इसका मतलब है रोशनी की रफ्तार तो यहां चल रही है, तो यहां तो वो लिंक ही नहीं कर सकती उसको। फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं लाइट कोन को बेंड कर लें, कुछ और कर लें, किसी तरीके से उसको लाइट कोन के अंदर है, वो एक सेपरेट डिबेट है, उसको छोड़ दीजिए। इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां खड़ा हूं और ये मेरा इमेजिनरी टाइम एक्सिस है तो इसका मतलब है ये मेरा फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, ये मेरा माजी है, और जहां पे मैं खड़ा हूं जिस टाइम के ऊपर जहां पर मेरी घड़ी का टाइम जो है दैट इज माई प्रेजेंट। इसका मतलब है इस लाइट कोन के अंदर मेरा फ्यूचर भी है, मेरा पास्ट भी है। ये तो पोजीशन स्पेस की लाइट कोन है ना, ऐसी ही लाइट कोन मोमेंटम स्पेस की भी बन सकती है। उसमें क्या होगा, इधर एनर्जी होगी, इधर 3 मोमेंटा होगा, कुछ भी होगा, वो भी एक लाइट लाइक होगी, फोटोन के लिए ही होगी, लेकिन वो मोमेंटम स्पेस में होगी। और हमें पता है पोजीशन और मोमेंटम स्पेस एक दूसरे से फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड हैं। इसका मतलब है जो इवेंट्स इधर हो रहे हैं उन और जो इधर हो रहे हैं दोनों इंडिपेंडेंट हैं आपस में, इनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है फॉर द टाइम बीइंग। क्योंकि प्रेजेंट पे मैं खड़ा हूं, मुस्तकबिल में मैं देख रहा हूं, माजी मेरे हो चुका है। इसका मतलब तो यही हुआ कि जो मेरी लाइट कोन है उसके अंदर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं ऊपर और नीचे, दे डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। इसका मतलब है अगर ये पोजीशन स्पेस में इवेंट्स मिक्स नहीं होंगे तो ये तो मोमेंटम स्पेस में भी मिक्स नहीं होंगे। क्या मतलब है इससे, क्या मेरे कहने का, वो सॉल्यूशन जो पॉजिटिव एनर्जी के हैं अगर वो इधर हो रहे हैं और नेगेटिव एनर्जी वाले क्योंकि टाइम को माइनस टाइम मान के चल रहे हैं तो इधर हो रहे हैं, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ऑर्थोगोनल है। तो दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज 4 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, 2 इन द अपवर्ड पॉजिटिव लाइट कोन, 2 आर इन द नेगेटिव लाइट कोन। ठीक होगी बात? ये कितना आसान सी डेफिनेशन बन गई है ना इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस की। मैंने बहुत कुछ कह भी दिया, अगर आप सोचें तो, अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे ना घर जाके। मैंने कहा 2 नीचे की लाइट कोन में नेगेटिव टाइम में है, इसका मतलब है ट्रैवल तो वो भी कर रहे हैं लेकिन लगता है उनको वक्त उनका उल्टा चल रहा है। तो देखिएगा हम यही आगे जाकर बड़ी डिटेल से देखेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस को जब उनकी इंटरप्रिटेशन करेंगे तो किस तरह करेंगे। ये क्लियर है? मोमेंटम स्पेस में लाइट कौन बनाते हैं? 2 पॉजिटिव एनर्जी के सॉल्यूशन थे, 2 नेगेटिव एनर्जी के सॉल्यूशन हैं, दे आर इंडिपेंडेंट, दे डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। पॉजिटिव वाले पॉजिटिव में रहते हैं, नेगेटिव वाले नेगेटिव में रहते हैं। अच्छा चलें, मैं एक चीज लिखता हूं अगर आपको याद हो तो, जो आप मुझे बात कर रहे थे, याद है आपको? हमने लिखा था S इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस आयोटा बाई 2 मोशन के लिए। क्यों मैं मोशन कर रहा हूं ना, बूस्ट वगैरह के लिए, माइनस आयोटा बाई 2 ओमेगा सिग्मा 0 1। याद है ना आपको? ये लिखा था हमने फॉर बूस्ट। अब सर थोड़ा सा मेरी बात पे गौर कीजिएगा। मैं ये कहता हूं कि एक ऑप्शन ये है कि मैं पार्टिकल को पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ दौड़ाऊं। एक ये आई कैन स्टार्ट मूविंग ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी -v, या आई कैन स्टार्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी -v। -v से अगर मैं जा रहा हूं तो मुझे लगेगा पार्टिकल पॉजिटिव v से जा रहा है। क्यों? उससे तो मेरे उलट लगना है ना, क्योंकि अगर मैं गाड़ी में बैठ के इस तरफ चलता हूं तो मुझे लगता है ये चीज पीछे की तरफ जा रही है। अगर मैं पीछे की तरफ चलूंगा तो मुझे लगेगा पार्टिकल पॉजिटिव वेलोसिटी की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है एक रेस्ट वाला पार्टिकल भी आपको मोशन में नजर आ सकता है अगर आप मूव कर रहे हैं। क्यों? आप अपने फ्रेम में एट रेस्ट थे। तो मैं इसको एक नेगेटिव वेलोसिटी सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, बजॉर्किन एंड ड्रेल इसको लिखता है कि यू आर मूविंग along the negative x-axis so that the particle is moving along positive x-axis। सेंस इसकी यही है। आपको याद है हमने लॉरेंट्ज एंगल ओमेगा को रिलेट किया हुआ था वेलोसिटी के साथ? किसी को याद है क्या थी वो? याद है ना ये लॉरेंट्ज एंगल? जी क्या कह रहे हैं? हाँ, क्या था ये लॉरेंट्ज एंगल ओमेगा जो था, इसको हमने याद आपको कहा था टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा इज v/c, लेकिन अब v की बजाय क्या हो जाएगा? -v। क्यों? बिकॉज आई एम मूविंग विद वेलोसिटी v along negative, आई एम मूविंग विद वेलोसिटी -v along x axis। तो ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा? सो ओमेगा इज टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स -v/c। मैं इसको देखिएगा किस चीज से जरा रिलेट करता हूं, देखिएगा आप जरा। इसकी जगह मैं लिख सकता हूं ओमेगा r ऑफ p लिखना चाहूं अगर, तो
मोमेंटम स्पेस में, तो कैसे लिख सकता हूं, कौन बताएगा? अब आपको फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आती है। रेस्ट से मोशन में जा रहे हैं, कैसे जाएंगे? ऐसे नहीं जाएंगे। रेस्ट से मोशन में जाने के लिए यही चाहिए ना, लॉरेंस बूस्ट। तो आपने बूस्ट दिया ना, बूस्ट दिया तो आपने मोमेंटम मिल गया आपको। दिस इज हाउ यू कैन राइट द रेस्ट सोल्यूशन विद द बूस्टेड सॉल्यूशंस। ये किसके बराबर है, कौन बताएगा? आप में से मुझे सिग्मा 0 1 किसके बराबर है, किसी को याद है? शाबाश, बिल्कुल। तो ये आ गया आयोटा गामा 0 गामा 1। तो ये निशात ये कह रही है कि जी सिग्मा 0 1 जो है ना, सिग्मा 0 1 है आयोटा बाई 2 गामा 0 गामा 1, है ना। तो इसका मतलब है माइनस गामा 1 गामा 0। तो ये है आयोटा बाई 2 गामा 0 गामा 1। क्यों? इसको मैं उलट करके लिख सकता हूं। 2 का फैक्टर आएगा, वो 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, शाबाश। और टाइम्स 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। ये आयोटा इसके साथ क्या मिलके बना देगा? प्लस बना देगा, शाबाश। इसका मतलब है जो आंसर क्या आया, दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर ओमेगा बाई 2 गामा 0 गामा 1 इंटू ओमेगा आर ऑफ 0। पर आपको यह बात पता है गामा 0 गामा 1 किसके बराबर है? अल्फा 1 के बराबर था ना, याद है ना आपको? गामा 0 गामा 1 इज इक्वल टू अल्फा 1 विच इज इक्वल टू माइनस अल्फा 1, है ना। क्योंकि अल्फा के लिए तो ऊपर और नीचे मैटर करता था ना। आप यकीन कीजिए, इसे एक साइन के लिए मैंने कल इतना दिन ज़ाया किया, पता आपको। फिर मैंने सोचा, मैंने क्या बेवकूफ़ी किया यार, इसको ऊपर ही लिख लेता दोनों को, खैर था, क्या फ़र्क पड़ता था? फ़र्क नहीं पड़ना था। लेकिन ओमेगा म्यू न्यू की जगह जब नीचे वाला ओमेगा म्यू न्यू आना था, फिर उसके साथ एक नेगेटिव साइन आ जाना था, तो डजंट मैटर। सो दिस बिकम्स, दिस इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ओमेगा बाई 2 अल्फा 1 ओमेगा आर। अब इसको खोलना पहली दफा आप सीखेंगे कि कैसे खोला जाता है इन चीजों को, कि एक्सपोनेंशियल के अंदर एक मैट्रिक्स आ रहा है। फैजान इसका बहुत एक्सपर्ट है, रोज का काम है इसका यही वाला। क्यों भी फैजान? तो फैजान हमारी हेल्प करेंगे इसको खोलने में। लेकिन जिस तरीके से, चलें पहले मैं जिस तरीके से करता हूं देखिएगा कितने आसानी से ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे इतना मैथमेटिक्स नहीं आता ना। मुझे यह बात पता है कि मैं ये चीज लिख सकता हूं, जरा ये देखें, ई टू द पावर माइनस ओमेगा बाई 2 अल्फा 1 इज कोसाइन हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 अल्फा 1 माइनस साइन हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 अल्फा 1 लिख सकता हूं ना मैं। अब एंगल में मैट्रिसेस आ रहे हैं, पर मुझे एक बात का पता है, देखें जरा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना। मुझे यह बात पता है कि कोसाइन हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 अल्फा 1 इज इक्वल टू 1 आइडेंटिटी, जो भी होता बेशक आइडेंटिटी में लिख लेता। सीरीज खोलनी है ना, सीरीज में अगली टर्म क्या आती है? प्लस ओमेगा बाई 2 अल्फा 1 का स्क्वेयर्ड प्लस ओमेगा बाई, मैं वो 2 फैक्टोरियल बाद में लिख लेता हूं, ओमेगा बाई 2 अल्फा 1 टू द पावर 4 प्लस अप टू सो 1। मेरे ख्याल है इसके नीचे शायद 2 फैक्टोरियल आता है, इसके नीचे शायद 4 फैक्टोरियल आता है। ये मुझे चीज़ें नहीं याद रहती, लेकिन आनी चाहिए, क्योंकि दो इक्वली लाइकली हैं तो परमुटेशंस कैंसिल होनी चाहिए सारी उसमें। अच्छा, अब एक बात आप याद रखें, आपको याद है ना अल्फा आईज आपस में एक दूसरे के साथ कंप्यूट करते थे, याद है ना? आपने ये बात पढ़ी थी ना कि अल्फा 1 स्क्वेयर्ड इज इक्वल टू 1 होता है, याद है आपको ये बात? सिमिलर अगर इसका स्क्वायर 1 है तो अल्फा टू द पावर 2n भी 1 होगा, आइडेंटिटी होगा फॉर n
n is any integer, not half integer but an integer. अगर होता यस 0 1 2 3 4 होता तो इवन बनता, इवन पावर जब भी होती तो 1 होता। इसका मतलब है अल्फा 1 स्क्वायर भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो सारे अल्फाज तो ख़त्म हो गए ना। इसका मतलब है इसकी सीरीज क्या बन गई फिर, तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल ओमेगा ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 1 ओवर 4 फैक्टोरियल ओमेगा ओवर 4 टू द पावर 4। किधर गया बीच में से मैट्रिक्स है, सो दिस इज इक्वल टू कोसाइन हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2। आ गया ना, मैट्रिसेस खत्म हो गया ना बीच में से। साइन हाइपरबोलिक की सीरीज का क्या करूं, वो भी खोल के देख लेते हैं। मैं ये क्यों सारा कुछ कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि मुझे तो सिर्फ ये पता है टेंजेंट हाइपरबोलिक, मुझे ये नहीं पता कि साइन हाइपरबोलिक, मुझे ये नहीं पता कि टेंजेंट हाइपरबोलिक अल्फा 1 क्या है। तो मैं चाह रहा हूं अगर मैं हाइपरबोलिक की फॉर्म में लिख लूं इसको सिर्फ ओमेगा की फॉर्म में, तो उसकी जगह मैं v बाई सी पुट करूंगा। वेलोसिटी का ताल्लुक मोमेंटम से है, उसको मोमेंटम में लिख लूंगा। जब मोमेंटम में लिखूंगा तो मैं पी म्यू एक्स म्यू की फॉर्म में उसको लिख लूंगा। यह मेरा गोल है सिर्फ। अच्छा, इसके बारे में कोई आप में से बताएगा क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 अल्फा 1। जब इसकी सीरीज खोलेंगे तो क्या आंसर आएगा, ओमेगा बाई 2 अल्फा 1 माइनस ओमेगा बाई 2 अल्फा 1 का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। हाइपरबोलिक में प्लस ही होते हैं। अच्छा चले, आपको याद होगा, मुझे तो याद नहीं है सीरीज में क्या होता है, लेकिन चले जो भी साइन है ना। अब आपको पता है ना अल्फा 1 का क्यूब किसके बराबर होगा, अल्फा 1 का क्यूब बराबर है अल्फा 1 का स्क्वायर इंटू अल्फा 1। इसका मतलब है जितनी भी ऑड पावर्स हैं इसकी, वो सारी की सारी जो हैं वो किसके बराबर आ गई। इसका मतलब है अल्फा टू द पावर 2n प्लस अल्फा 1 टू द पावर 2n प्लस 1 इज अल्फा 1। n की वैल्यू 0 हो 1 हो 2 हो, कोई भी n इंटीजर ही है। तो इसका मतलब है इसमें से मैं अल्फा 1 अगर कॉमन ले लूं अब, अंदर क्या बन जाएगा, ओमेगा बाई 2 प्लस ओमेगा बाई 2 का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। तो कमाल हो गया, नहीं बन गया अल्फा 1 साइन हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 है। मैट्रिक्स बाहर निकल आया। इसका मतलब है जब भी साइन के फंक्शंस होंगे तो मैट्रिक्स बाहर निकल आएगा, और जब कोसाइन के होंगे तो खत्म हो जाएगा। ये एक हम रूल ऑफ थंब बना लेते हैं अपना। तो बस अब मैं डाल देता हूं इसको इसमें, तो मेरे पास अब जवाब आ गया। कुछ भी नहीं करना, अब तो मैट्रिसेस खोलने हैं और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। अगर यहां तक कोई सवाल है किसी का तो प्लीज बता दें। ये हाइपरबोलिक से कोस और साइन ही बनते हैं। जी जी, से अगेन क्या क्या आई टर्म गलत है, तो हाइपरबोला से तो साइन बने टर्म जो है वो सिर्फ साइन हाइपरबोलिक से साइन बनेगी, तो उसकी हाँ हाँ, लेकिन आई की प्रॉपर्टीज और थी ना। आई 0 1 आई माइनस 1 0 के बराबर था, वो डिफरेंट थे ना। आई म्यू न्यू इज नॉट इक्वल टू आई न्यू म्यू, वो एंटी सिमेट्रिक थे म्यू न्यू में। ये नहीं है, यहां तो सेम मैट्रिक्स की पावर बन रही है, तो ये दोनों में फर्क है एक। ठीक, जी जी जी, इसलिए मैंने कहा था ये डिराक रिप्रेजेंटेशन के अंदर मैंने लिखा है ना अल्फा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है जी। जब ये कंडीशन चेंज होगी दोबारा से सारा कुछ करना पड़ेगा। तो ओमेगा आर ऑफ पी किसके बराबर आ गया फिर आपके पास आ गया आइडेंटिटी टाइम्स कोसाइन हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 माइनस अल्फा 1 साइन हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 ओमेगा आर ऑफ 0।
अब अल्फा 1 आपको पता है किसके बराबर है, वो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है मैं अगर इसमें से कॉस हाइपरबोलिक कॉमन ले लूँ तो क्या जवाब आ जाएगा, कोसाइन हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 इज आइडेंटिटी माइनस अल्फा 1 टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2। आई थिंक यू आर डन नाउ। जो चीज़ आप करना चाहते थे वो आपने कर ली है। क्या ख्याल है? बस अब आप इसको डाल दें और क्या है, यू कैन इज राइट इट एज कोसाइन हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2। मैट्रिसेस अगर आप डालें भी तो यहां पर क्या बनेगा, 1, आइडेंटिटी पहले डालेंगे ना, 1 0 0 1, आइडेंटिटी डालनी है ना हमें, तो फिर मैं बाद में डालूंगा नीचे वाले भी। और अल्फा 1 आपको पता ना क्या था, 0 1 1 0 0 0 0 0 0 और सिग्मा 1 था ना, 0 सिग्मा 1 सिग्मा 1 0 था ना, तो क्या बन गया 0 0 0 1, फिर इसी तरह करके दूसरे के साथ भी। तो बस आप इसमें ये देख लीजिएगा, आपको खुद ये चेक कर लेना है, ये आसान सी चीज़ है। माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2, यहाँ पर बनना चाहिए माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 और यहाँ पर 0, क्योंकि ये आइडेंटिटी बन गई है इसके बगैर। सिमिलरली यहाँ पर बनना चाहिए था 0 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 0, यहाँ बनना चाहिए 1 0 0 1। बेशक खोल के देख लें, ये अगर इसको भूल जाएं, यहाँ 0 0 0 लिखें तो आइडेंटिटी है। इसको ख़त्म करें, इसकी जगह इसको इलादा करें तो 0 0 0 1 0 0 1 0, तो ये अल्फा 1 है ना, अल्फा 1 है 0 सिग्मा 1 सिग्मा 1 0। अच्छा, मकसद क्या है? मकसद ये है कि किसी तरीके से एंगल को इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज लिखें। जब मैं एंगल को इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज लिखूंगा तो मुझे ये फायदा हो जाएगा कि उसमें एनर्जी मोमेंटम आ जाएंगे, तो सारी की सारी चीजें जो हैं वो एनर्जी और मोमेंटम की फॉर्म में लिखेंगी, तो हमें पता चल जाएगा कि रेस्ट के सॉल्यूशंस मूविंग के सॉल्यूशन से कैसे रिलेटेड है। तो कुछ मसला नहीं है, हमने तो लिखा हुआ ना टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा, याद है ना आपको किसके बराबर था? याद है ना ये कि टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा किसके बराबर है? माइनस वी बाई सी के। ये नहीं भूलना आपने। रोटेशन का एंगल फाई था, उसको रोटेशनल एंगल कहा था, इसको लॉरेंट्ज एंगल कहा है। याद है ना मैंने कहा था कि बूस्ट वाला लॉरेंट्ज एंगल जो है वो वेलोसिटी से रिलेटेड है। याद है ना हमने कहा था इस ओमेगा को अगर एक एंगल मांगे, लॉरेंट्ज एंगल है ये, इसलिए हमने कहा वो रोटेशन था, वो 3 रोटेशन थी ना, ये तो किसी एक डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी है। अच्छा, अब एक प्रॉपर्टी है साइन हाइपरबोलिक की, सॉरी टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 की, और वो ये है कि यू कैन ऑलवेज राइट माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 इज साइन हाइपरबोलिक ओमेगा विद नेगेटिव साइन, ये माइनस ए वाला ओवर 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा। ये प्रॉपर्टी बेशक जस्टिफाई भी कर लें आप अपने आप को। इसका भी हाफ एंगल फार्मूला लें, इसका भी हाफ एंगल लगाएं, कॉस से कट जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं आप 2 साइन हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2। इसको लिख सकते हैं वही कोसाइन स्क्वेयर्ड वाला लिख सकते हैं इसकी जगह ओमेगा बाई 2, तो वो एक कैंसिल हो जाएगा कॉस ओमेगा बाई हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 वाला, तो साइन ओवर कोसाइन हाइपरबोलिक ओमेगा 2 बन जाएंगे, जो कि वापस टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा। तो मेरा ख्याल है इतना आप कर लेंगे। अच्छा, अगर मैं इसमें से कॉस हाइपरबोलिक कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा? माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा 1 प्लस सीकेंट हाइपरबोलिक ओमेगा। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेंजेंट किसके बराबर होता है? सीकेंट किसके बराबर होता है? 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर्ड होता है, यहां उससे उलट होता है ना ये, तो यहां पर क्या आ गया? सो दिस इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर्ड ओमेगा।
अब आपको सब कुछ पता है। टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा किसके बराबर था आपके पास? माइनस वी बाई सी था, है ना? माइनस वी बाई सी था ना? क्या आंसर आ गया इसका? वी बाई सी। क्यों वी बाई सी? एक माइनस ये भी है, ओवर 1 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। एग्री करते हैं मेरी इस बात से या नहीं करते? करते हैं या नहीं? क्यों भी निशात, एग्री करती हैं आप इस बात से? ठीक है, अगर आप एग्री करते हैं तो फिर तो आप कोई सजेशन देना चाहेंगे आप इसको मोमेंटम की फॉर्म में लिखने के लिए? क्योंकि कोई देना चाहेंगे सजेशन? वी बाई सी को क्या लिख सकते हैं? हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं फिर? बराबर होता है E for E into C, इस तरह का हाँ हाँ हाँ, ठीक है। C की जगह अच्छा, और क्या चीज़ है? चलो इसकी जगह लिख सकते हैं आप ऐसे आइडेंटिकल। अगर आप ये सोचें कि इसको आप m से ज़रब दें और m से तकसीम करें, क्या आंसर आ जाएगा? एम वी ओवर एम सी स्क्वेड। एम सी स्क्वेड क्या है? E के बराबर है। E के बराबर नहीं, बल्कि अगर P के फॉर्म में लिखें तो क्या बनता है? ये E बाई सी है। तो इसका मतलब है इसकी जगह मैं लिख सकता हूं ना पी सी ओवर E। बाज लोग इसके ऊपर वेक्टर साइन डालते हैं ऐसे करके, P वेक्टर C ओवर E, है ना? और इसकी जगह मैं क्या लिखता हूं नीचे? 1 प्लस 1 माइनस P वेक्टर का मॉड स्क्वायर C स्क्वायर ओवर E स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। क्या ख्याल है? ठीक है ना? सही लिखा ना मैंने या नहीं? तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? आप बताएं जरा मुझे। इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूं क्या कि दिस इज इक्वल टू पी सी ओवर, अब वेक्टर नहीं डाल रहा, ई कॉमन ले लूं अगर तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? ई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर किसके बराबर है? हैं? एम सी स्क्वायर के बराबर है ना? तो ये ई स्क्वायर इसी के बराबर होता है ना? ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी फोर। तो इसका मतलब है ई स्क्वायर की जगह मैं ये पुट कर सकता। अच्छा, याद बेशक लिखना चाहिए तो वेक्टर डाल लें, तो ये कैंसिल हो गया आपस में दोनों फैक्टर। तो ये क्या बन गया? सो दिस इज इक्वल टू पी वेक्टर का मॉड सी ओवर ई प्लस। कितना खूबसूरत आंसर बन गया ना? कितना खूबसूरत आंसर बन गया इसका। नीचे ई प्लस एम सी स्क्वायर आ रहा है। अगर रेस्ट पे होता तो जीरो हो जाता, जीरो हो जाता ना? तो क्या कुछ मूव ही नहीं कराया आपने? तो जो ओमेगा आर ऑफ जीरो था वही रहना था आपके पास। बल्कि फोटॉन के लिए नहीं लिखेंगे हम, फोटॉन स्पिन हाफ नहीं है, फोटॉन स्पिन 1 है ना? ठीक है जी। अच्छा, मुझे अब तो निकालने तो साइन और कोसाइन है, वो कैसे निकालूं? कोई आप इसे मुझे सजेशन देगा कि मैं कैसे निकाल? देखिए, मेरा पर्पस तो साइन और कोसाइन निकालना था ना, क्योंकि मुझे तो वो चाहिए थे ना। हाँ हाँ, सेकेंड वाली आइडेंटिटी लगा दूं। चलो, ये कह रहे हो 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा बाई 2 विच इज इक्वल टू secant hyperbolic squared omega by 2. This is equal to 1 minus p squared c squared over e plus mc squared, इसका squared.
इसको कोई सॉल्व कराएगा आप में से मुझे? क्या आंसर आ जाएगा इसका? सो दिस इज इक्वल टू सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा ई स्क्वेयर्ड प्लस एम स्क्वेयर्ड C4 प्लस 2e mc स्क्वेयर्ड माइनस p स्क्वेयर्ड c स्क्वेयर्ड ओवर e प्लस mc स्क्वेयर्ड, इस सारे का स्क्वायर। आप क्या करूं? किस तरह सिंप्लीफाई करूं इसको? बिल्कुल, ये दोनों मिलके ये और ये वापस क्या दे देंगे आपको? m स्क्वायर C4। तो देखें जरा क्या बन जाता है ये। बस थोड़ा सा काम रह गया आज का। सो आई कैन राइट इट एज, सो दिस इज इक्वल टू, तो सीकेंट स्क्वायर secant hyperbolic squared omega by 2 is 2 m squared C4, क्यों? ये भी देगा और ये ऑलरेडी है, प्लस 2e mc स्क्वेयर्ड ओवर e प्लस mc स्क्वेयर्ड, इस सारे का स्क्वेयर्ड। तो क्या कॉमन ले सकता हूं मैं इसमें से? 2 टाइम्स mc स्क्वेयर्ड कॉमन ले सकता हूं, तो क्या बन गया? e प्लस mc स्क्वेयर्ड ओवर e प्लस mc स्क्वेयर्ड, इस सारे का स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया आपस में। तो सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर आपने निकाल लिया है। अगर आपने सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर निकाल लिया तो आप कॉस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 ओवर कॉस जो है वो सीकेंट होता है। इसका मतलब है कॉस हाइपरबोलिक जो है, सो आई कैन राइट कॉस ओमेगा बाई 2 इज इक्वल टू, इसको उलट करना पड़ेगा मुझे, तो आई हैव टू मेक इट लाइक ई प्लस एम सी स्क्वेयर्ड ओवर 2mc स्क्वेयर्ड, इसका स्क्वायर रूट। अब देखें, अगर पार्टिकल रेस्ट पे भी होता ना तो इसका आंसर 1 होता तो ओमेगा आर ऑफ पी ओमेगा आर ऑफ 0 के बराबर हो जाता। साइन हाइपरबोलिक भी निकाले जरा, किसके बराबर आएगा? साइन हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 भी निकाल सकते हैं आप। एक पता हो तो दूसरा निकालना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बिल्कुल एग्जैक्टली, tan और cos को मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन आ जाएगा। यानी आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना जब दोनों को, तो आपके पास साइन आ जाएगी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 आप निकाल भी सकते हैं, ना भी निकालना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है। यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें, किसी का अगर कोई सवाल हो। क्लियर हो गया हमने कैसे लिखा अभी तक जो किया है। लेकिन अभी तक तो मैंने एक खास एक्सिस के अंदर ली है ना मोशन। मैं इसको जनरलाइज कर सकता हूं किसी भी एक्सिस में मोशन के लिए। अब मैं अगला काम क्या करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा यहां रुकना चाहता हूं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ लें, इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि मैं आगे क्या करूंगा। और जो मैं आगे करूंगा चीज़ों को, वो काफ़ी कन्वीनियंटली चीज़ें प्रूफ हो जाएंगी। यहां तक सब ठीक है। हमने क्या किया, रेस्ट के सॉल्यूशंस को मूविंग सॉल्यूशन से लिंक किया। नेक्स्ट क्या करना चाहिए था हमें? अब अगली चीज क्या होनी चाहिए? अगली चीज ये होनी चाहिए ना, आपको पता है ना कि हम किसी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में भी मोशन को ले सकते थे। आपको याद है ना, हम कहते थे कि भाई लाजमी तो नहीं है कि हम इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी लें, हम तो किसी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में वेलोसिटी लेते थे। और वो किस चीज से हम लिखते थे? आपको याद है? आई म्यू न्यू से। याद है आपको? आई म्यू न्यू में हम कहते थे जब वेलोसिटी होगी तो टाइम और एक्स वाई और जेड चेंज नहीं होंगे, वो वही रहेंगे। तो आई म्यू न्यू जो नया बन जाता था हमारे पास, अगर आपको याद हो, हमने लिखा था कि आई म्यू न्यू जो है वो है 0 -1 -1 0। इधर सारे जीरो थे, इधर क्यों? टाइम स्पेस में और स्पेस टाइम में मिक्स हो जाती थी। याद आपको आर्बिट्रेरी बूस्ट जब हमने लिया था किसी, हम कहते हैं लाजमी तो नहीं हम इस एक एक्सिस में करें, हम तो कहीं भी कर सकते हैं इसको सॉल्व, किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं।
और हमें मैथमेटिक्स में ये चीज़ पता है कि अगर हम इसे किसी भी डायरेक्शन में एंगल लें बजाय इसके कि किसी एक डायरेक्शन में लॉरेंट्ज एंगल लें, देन वी कैन गेट दी डायरेक्शन कोसाइंस। याद है? तो मैं इसको डायरेक्शन कोसाइंस की फॉर्म में लिखूंगा फॉर आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में जब वेलोसिटी होगी, उससे मैं वेलोसिटी के मैट्रिसेस, वेलोसिटी मैट्रिक्स बनाऊंगा अल्फाज वगैरह, उसको सॉल्व करूंगा और साबित कर दूंगा आपको अगले लेक्चर में कि जो ओमेगा आर है ना, वो पता है कि साई आर ऑफ एक्स किसके इक्वल आता है, बड़ा खूबसूरत उसकी डेफिनेशन आती है। और मैं ये साबित करूंगा आपको अगले लेक्चर में कि यू कैन राइट साई आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ओमेगा आर ऑफ पी, क्योंकि मैं ये निकालना चाह रहा हूं ना, ओमेगा आर ऑफ पी निकाल रहा था, याद है ना आपको? अभी मैंने एक एक्सिस के लिए निकाल ली ओमेगा आर ऑफ पी, साइन और कोसाइन की वैल्यू पुट करें ना वहां पे अल्फा 1 डाल के, तो आपने निकाल लिया एक, जो इस वाले में जो मैंने मिटा दिया था जहां 1 0 -10 हाइपरबोलिक दिस, अगर उसकी जगह पुट करें तो आपने ओमेगा आर ऑफ 0 निकाल लिया एक। मैं क्या करूंगा, इंटू ई टू द पावर आयोटा एप्सिलॉन आर पी म्यू एक्स म्यू ओवर एच बार प्लस या माइनस डजंट मैटर। मैं साबित कर दूंगा कि एक प्लेन वेव साथ आ जाती है, वही सॉल्यूशंस हैं, साथ में एक प्लेन वेव आ जाती है फॉर फ्री डिराक पार्टिकल। मैं साबित करूंगा कि ये अगर डिराक इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं तो ये उसको सेटिस्फाई करेंगे, ये उसको सेटिस्फाई करेंगे तो पार्टिकल ऑन अ मैस शेल की कंडीशन आपको यहां से रिट्रीव होगी, जो कि आपको क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन से भी रिट्रीव होती थी। तो ये फिर मैं अगले लेक्चर में करूंगा, लेकिन अगले लेक्चर में सबसे पहला काम मैं इस सिग्मा 0 आई की बजाय ना, यानी सिग्मा 0 1 की बजाय मैं ये चीज लेके चलूंगा, सिग्मा म्यू न्यू आई म्यू न्यू, और आई म्यू न्यू को डायरेक्शन को साइंस की फॉर्म में लिखूंगा। सारा काम यही करूंगा, कोई लंबी, और आधे घंटे में ये खत्म कर दूंगा मैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें होंगी, डिराक इक्वेशन को हम इंटरप्रेट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस को, और मैं साबित करूंगा कि नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स जब रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स बनती है तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हिला के रख देने वाली हैं। अभी तो आपको लग रहा है ना कि नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस है, कोई बात नहीं है, ये पॉजिटिव लाइट कोन में है, वो दूसरे वाले नेगेटिव लाइट कोन में है, दोनों मिक्स नहीं होते, यही अभी तक आप पढ़ रहे थे ना। लेकिन क्या हो अगर एक ही जगह से दोनों पैदा हो तो, और वो आपका प्रेजेंट हो, प्रेजेंट से तो आप जान नहीं छुड़वा सकते ना, एक इधर चला जाएगा एक दूसरी तरफ चला जाएगा, लेकिन आगे और पीछे जानने वाले पार्टिकल अगर आप कोलाइड कराएं तो क्या हो। मेरे कहने का मतलब एक बैरियर होता, उस पर आप पार्टिकल फेंकते, उसकी एनर्जी बैरियर से कम होती, तो आप कहते हैं कोई बात नहीं, एनर्जी कम हो या ज्यादा हो, इंसिडेंट करंट से ज्यादा रिफ्लेक्टेड या ट्रांसमिशन का कोएफिशिएंट नहीं आएगा। आप तो कह रहे हैं कि ये पार्टिकल एंटी पार्टिकल के सॉल्यूशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। इवन देन जब आप इंटेंस पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा करेंगे, बैरियर की वैल्यू एक सर्टेन अमाउंट से, एक सर्टेन एनर्जी थ्रेशोल्ड से, तो आप देखेंगे कि आपने जो पार्टिकल इंसिडेंट किए, जो रिफ्लेक्ट किया आपके कोएफिशिएंट, और जो ट्रांसमिट हुए, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 1 से बड़ा हो गया है। ये क्या बात हुई, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 1 से बड़ा हो गया, तो उससे आपको पता चलेगा कि नहीं, आप तो मान के चले थे कि अगर ये मेरी प्रेजेंट लाइट कौन है, इधर वाले तो पार्टिकल है, इधर वाले तो नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस हैं, तो इसका मतलब है वहां से कुछ नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस वाले पार्टिकल भी साथ होके चल पड़े। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फिनोमेना इन द रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स व्हिच इज नोन एज द क्लाइंस पैराडॉक्स। तो ये हम क्लाइंस पैराडॉक्स करेंगे। मैं बैठा कैलकुलेट कर रहा था कुछ दिन पहले, वो मैं फिर आपको असाइनमेंट दूंगा कि क्लाइंस पैराडॉक्स स्पिन के लिए भी किया जा सकता है क्या मैं उससे ये तो नहीं कहूंगा कि स्पिन पार्टिकल्स जो हैं वो स्पिन अप और स्पिन डाउन वाला एट द सेम टाइम पैदा हुआ, ये तो नहीं मैं साबित कर पाया, लेकिन मेरा ख्याल है ये जरूर प्रूफ हो जाना चाहिए कि वो इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड अगर ना हो तो वो सेग्रीगेट कर देगा स्पिन अप और स्पिन डाउन सॉल्यूशंस को, शिफ्ट कर देगा एनर्जी के अंदर उनको। और ये हमें पता है लैंडाउ लेवल में भी एनर्जी शिफ्टिंग तो होती है। तो ये एक मैं चाहूंगा असाइनमेंट के तौर पर स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट देना कि उसको वो जरूर करें, और शायद इससे कुछ वो पब्लिशेबल भी बना सके किसी स्टूडेंट जर्नल के लिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम को देखना चाहिए कि अगर बी फील्ड हो, बी फील्ड स्टैटिक हो तो क्या होगा, बी फील्ड ऑसिलेटिंग हो तो क्या होगा, बी फील्ड अगर ऑसिलेशंस के ऊपर लिमिट हो, स्लाइटली ऑसिलेटिंग हो, रैपिडली ऑसिलेटिंग हो तो क्या होगा। तो दिस यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स फ्रॉम इट। तो ये मेरा आई थिंक सो यू कैन, इफ यू डू दिस प्रोजेक्ट यू कैन इजीली पब्लिश दैट आल्सो। ये होना चाहिए, कर लेना चाहिए किसी ना किसी को, ठीक है। तो घर जाके पढ़िए, कोई सवाल हो तो कल एक लेक्चर होगा फिर इसी टाइम पे तकरीबन 10:15 पे, ठीक है।
और जो लोग ऑनलाइन लेक्चर ये आप देखेंगे जो स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई हुआ तो हम एक जूम मीटिंग रख लेंगे वीकेंड पे आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, लेकिन कोई रह नहीं जाना चाहिए। वो जूम मीटिंग से मुराद है इसमें सिर्फ ये वीडियोस देख लें अगर, तो फिर हम जूम मीटिंग में इसको डिस्कस कर लेंगे। हमला लोड तो कर ही देती है ना वीडियोस। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।